इन लोगों का जंग आजादी में कोई किरदार नहीं है। वो अंग्रेजों के खिलाफ जंग करने वालों की तारीख को, टीपू सुल्तान की तारीख को, हैदर अली की तारीख को अगर मिटाना चाहते हैं तो उनका जो टोडी सरकार हुआ करती थी, बरतानिया की सरकार हुआ करती थी, उसके तई कितना प्रेम है वो उजागर हो रहा है। क्या कोई हुब्बुल वतन शहरी ये बर्दाश्त करेगा कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वालों की हिस्ट्री है उसको हिस्ट्री किताबों से निकाल दिया जाए और आने वाली जनरेशन जो है और इस मुल्क के मासूम बच्चे जो हैं वो न जान पाए कि अंग्रेजों के खिलाफ कौन लड़ रहे थे। ये जो पूरा दुनिया में इक्तिसादी मुफादात की सियासत चल रही है, अगर इन इक्तिसादी मुफादात की सियासत को हमने तर्क ना किया तो आज फिलिस्तीन है, आज शाम है, आज यमन है, आज इराक है, कल दूसरे ममालिक हो सकते। ये जितनी जल्दी इस्लामी दुनिया को समझ में आ जाए उतना अच्छा है। आज ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत की ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में इस इदारे के सदर और नायब सदर, इसके अलावा दीगर शख्सियात ने शिरकत की और उन्होंने मुल्क में सुलगते हुए मसाइल को सामने रखा। ख़ास तौर पर उन्होंने मालेगांव बंधमाका, SIR और इसके अलावा बंगाली बोलने वाले लोगों पर जिस तरह के मजालिम ढाए जा रहे हैं, उनको अलग अलग खित्तों से भगाया जा रहा है, इस मामले को उन्होंने उजागर किया। आइए उनके ख्यालात को सुनते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत की इस दावत पर आप हज़रात ने ज़हमत की तशरीफ लाए, इसका शुक्रिया। आप हज़रात का मुशावरत और मुशावरत के जुमला अरकान की तरफ से खैर मक़दम। आज मुशावरत का यौम तासीस भी, हालांकि हम मुशावरत में यौम तासीस मनाने की कोई रिवायत नहीं है और हम यौम तासीस नहीं मना रहे। इस वक्त मुल्क और दुनिया के जो हालात हैं उन पर गुफ्तगू करने को, तबादला ख्याल करने के लिए आप हज़रात को सहमति है, दावत दी। इत्तेफाक है कि आज हमारा यौम तासीस और मुशावरत का क़याम का मकसद ही यही है और इन्हीं हालात में इसका क़याम अमल में आया था जब हिंदुस्तान में इंसाफ को, जमहूरियत को, सेकुलरिज्म को, अलगरज आईने हिंद की रूह को मजरूह और पामाल किया जा रहा था। उस वक्त हमारे अकाबिर कायदीन ने खड़े होकर समाज के हर तबके को साथ लेकर उन साजिशों के खिलाफ जद्दोजहद और मज़ाहमत के लिए, एक होने के लिए, लोगों को साथ लाने के लिए इस तंजीम का क़याम अमल में लाया था, जो असलन तंजीमों का विभाग है। तंजीमों की तंजीम लोग जानते हैं, उस जमाने में बाज़ तंजीमें साथ नहीं आना चाहती, उनके अपने रिजर्वेशंस थे, उनकी अपनी वाबस्तगियाँ थी, उसको वो छोड़कर नहीं आना चाहती थी। उनकी क़यादतें नहीं चाहती थी कि वो किसी नए प्लेटफॉर्म में आए, लेकिन मुशावरत के बानियों ने उन सब को जोड़ा, जबरदस्ती की हद तक दबाव बनाकर बार बार उनके पास जाके। ये तारीफ है
आप हजरात में से जिन लोगों ने पढ़ा है 1964 से 1967 तक के वो हालात और उसके बाद के हालात, जिसमें इस जमात की वजह से, इस तंजीम की वजह से, इस विफाक की वजह से मुल्क की सियासत में एक तब्दीली आई। बरसर इक़्तिदार जमात ने अपनी पॉलिसी में तब्दीली लाई, दलितों और अक़लियतों को स्पेस दिया और फिर वो तब्दीली एक अरसा तक मुल्क की सियासत पर, समाज पर असरअंदाज हुई। बहरहाल आज मुल्क के जो हालात हैं, इन हालात में और इन हालात पर हम एक बार सब जमा हुए हैं और मशावरत अपने उस अज़्म को जो हमारे अकाबिरीन ने किया था, जो हमारे पहले सदर डॉक्टर सैयद महमूद और उनके रुफ़क़ा ने, उनकी काबीना ने, उनकी मजलिस आमला ने जो अज़्म किया था, उस अज़्म को ताज़ा करने के लिए हम सब जमा हुए। आप हज़रात की संजीदगी का तहे दिल से शुक्रिया और एतराफ़ कि आप ने जहमत की और ऐसे मौसम और ऐसे हालात में जहमत की जब घर से निकलना मुश्किल है। इस वक्त दिल्ली की गलियों में, सड़कों पर हर तरफ घुटने घुटने भर पानी है, जगह जगह कीचड़ जमा हो गए हैं। ऐसे हालात में जबकि नमाज की जमात भी माफ है, आपको इसी एहसास में कि आज हालात कितने मुश्किल हैं और किस तरफ को जा रहे हैं। आज हिजरत को, गुर्बत को, तर्क वतन को, पलायन को, माइग्रेशन को जुर्म बनाया जा रहा है और दौलत की लूट को, खजाने की लूट को, इक़्तिदार की लूट को और कब्जे को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। आज के हालात का खुलासा यही है। सारी दुनिया में, हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान के बाहर भी, आप फिलिस्तीन का दर्द लिए हम अपने सीनों में बैठे हैं। हिंदुस्तान में भी वही हालात बनाने की कोशिश की जा रही है। अक़लियतों को, दलितों को हाशिए पर धकेला जा रहा है। तो हम इस वक्त के हालात में, अलग अलग मौज़ूआत हैं, अलग अलग मसाइल हैं, लेकिन सब मसाइल का खुलासा अगर एक जुमले में कहा जाए तो वो यही है कि आज जुर्म को नॉर्मलाइज किया जा रहा और बेगुनाही को जुर्म बनाया। आज दहशतगर्दी को नॉर्मलाइज किया जा रहा है और विक्टिम्स को, दहशतगर्दी के मुतासरीन को मुजरिम बनाया जा रहा है, उन पर मुकदमे चलाए जा रहे हैं। आपने देखा किस तरह के रवैये हुकूमतों ने इख्तियार किया। बेगुनाहों को रिहा किया जाता है तो उसके खिलाफ अपीलें की जाती हैं। अगली अदालतों के दरवाजे उनको हरासा करने के लिए खटखटाए जाते हैं और जब गुनाहगारों को रिहा किया जाता है तो हुकूमत उनके साथ खड़ी होती है। बेगुनाहों को रिहा किया जाता है तो उसके खिलाफ अपीलें की जाती हैं। अगली अदालतों के दरवाजे उनको हरासा करने के लिए खटखटाए जाते हैं और जब गुनाहगारों को रिहा किया जाता है तो हुकूमत उनके साथ खड़ी होती है। तो इन हालात में, इन्हीं वाक़यात पर और इन्हीं सूरत हाल पर और इन संगीन हालात में अक़लियतों को किस तरह और क्या करना चाहिए, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमने तबादला ख्याल करने के लिए मशावरत ने आपको दावत दी है। मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने ख्यालात का इजहार जनाब नवेद हामिद साहब करें। कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही कलमात वो पेश करें। इलेक्शन कमीशन ने जो बिहार के ताल्लुक में एक्सरसाइज की है और जो अभी नया इंडिया ऐलान किया है कि पूरे मुल्क में वो SIR का एक कैंपेन शुरू करेगी, तो मुल्क के करोड़ों लोगों की शहरियत को छीनने का और मुल्क में NRC लागू करने का एक नापाक मंसूबा है।
जो फिस्ताई ताकतें मुल्क पर इस वक्त काबिज हैं और मजीद अपने इस कब्जे को इस्तेहकाम करना चाहती हैं, उनको मालूम है कि अगर यहाँ के महरूम तबकों के साथ जब तक डिस्क्रिमिनेटरी सलूक पॉलिसियों बनाकर नहीं तय किया जाएगा तो उनके इक़्तिदार की मजबूती जो है वो हिलती रहेगी और कभी भी इक़्तिदार से महरूम रहेंगे। इसलिए जो 1945 तक का ये नारा है कि हम 2045 तक का जो नारा है कि हम 2045 तक हुकूमत करेंगे, उस नारे को, उस ख्वाब को तक़वियत पहुंचाने के लिए, उस पर रंग भरने के लिए और उसको असल में ज़मीनी सतह के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए ये SIR का जो पूरा स्पेशल डिवीजन जो हो रहा है इलेक्टोरल उसका वोटर्स का, उसका ये कैंपेन बिहार से शुरू हुआ है, बंगाल में होने जा रहा है। CA के आंदोलन में 2018-19 में जो आंदोलन हुआ उससे जो पूरे मुल्क के अंदर एक कैंपेन हुआ था और उस कैंपेन से पूरी दुनिया ने जो जिसने अपनी तरफ तवज्जो किया था, उससे इस बात को अंदाजा हो गया कि NRC का जो ये पूरा मुद्दा है, इसको अगर हम जिस तरीके से, जिस आसानी के साथ उठाना चाहते थे, अगर ऐसे उठाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो अवामी तौर के ऊपर बहुत हंगामा होगा। और उस कैंपेन ने ये दिखा दिया था कि मुसलमान इससे डरने वरने वाला नहीं है। पहली बार हुकूमत 2014 के बनने के बाद ये एहसास हुआ था लोगों को कि मुसलमानों को दबाया नहीं जा सकता, लेकिन वो सिर्फ मुसलमान टारगेट नहीं है और पहले भी टारगेट नहीं थे। जो वोटर लिस्ट से जो आवाम को निकालने का पूरा खेल है, ये महरूम तबकों को वोटिंग राइट से महरूम करने का खेल है। और बिहार में जो कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंसूबों में कामयाबी हासिल नहीं की और चाहती है कि वो हुकूमत बना ले। अफसोस का मकाम ये है कि उसकी डोली को नीतीश कुमार कहार बन के उठा रहे हैं और कहार रहता है, ये बात नीतीश कुमार की समझ में नहीं आ रही। अभी तो वो नीतीश कुमार के कंधों के ऊपर चढ़े हुए हैं और हुकूमत कर रहे हैं और हुकूमत करने की मजीद ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की सबसे बड़ी भूल जो तारीख कभी माफ नहीं करेगी वो ये SIR एक्सरसाइज के खिलाफ उनकी जो जद्दोजहद होनी चाहिए थी और जो मुखर आवाज होनी चाहिए थी, उनकी खामोशी। तो उनकी खामोशी जो है आने वाले हिंदुस्तान में महरूम तबकों के हुकूक पर डाका जनी करने का एक पूरा जो प्लान चल रहा है, उस प्लान को तक़वियत पहुंचा रही है। क्या हुकूमत हासिल करना और कुछ थोड़े से वक्फे के लिए वज़ीर आला बने रहना, क्या मुल्क के अवाम के मुफादात से मुकद्दम है? नीतीश कुमार को इस बात के ताल्लुक से, इस फिल्म के ताल्लुक से उनको गौर करना चाहिए। और क्या चंद्रबाबू नायडू जो पूरे खेल को देख रहे हैं, कुछ फंड सरकार से मिल जाए, चंद्रबाबू नायडू को एक फोर्स है, अभी भी फोर्स है आंध्रा में, सेंटर से कुछ फंड्स मिल जाए, क्या सिर्फ एक वक्ती तौर पर फंड मिलने की वजह से जब मुल्क में वोटरों के ऊपर डाकाजनी हो रही है, वोटों पर तो मुल्क का ममनून होना चाहिए कि उन्होंने बहुत मेहनत के बाद जो कर्नाटका की एक असेंबली का डाटा पेश किया है, जो इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज किया है, उस एक्सपोजर के बाद कुछ बचता नहीं है। तो इन सब हालात को देखकर अगर चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान और हमारे नीतीश बाबू अगर खामोश है तो तारीख उनको कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। जो दूसरा मुद्दा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का, वो भी अहम है। वो है
पूरे मुल्क में बंगाली जबान के बोलने वालों के खिलाफ नफरत का इजहार का रवैया। आज दिल्ली पुलिस बंगाली जबान वालों को कहती है कि बंगाली जबान को कहती है कि बांग्लादेश की जबान है। ये इलाकाइयत और इलाकाई जबानों के खिलाफ जो नफरत है दिलों के अंदर, ये उसकी गमबाजी करती है। आज बंगाली जबान बोलने वाले असल हिंदुस्तानी बंगालियों को, शहरियों को, बंगाली शहरियों को यहां से आप मार के भगाएं कि गुरुग्राम में 10,000 से ज्यादा लोग जो हैं बेघर कर दिए गए, उनको भगा दिया गया। पुणे के अंदर एक्सरसाइज चल रही है और हिंदुत्ववादी तंजीमें जो है वो घर घर जाकर जहां बंगाली मजदूर रहते हैं उनका सर्वे कर रहे हैं। और महाराष्ट्र सरकार खामोश है। ये महाराष्ट्र सरकार के महाराष्ट्र के कई शहरों में ये कैंपेन चल रहा है, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आसाम के अंदर 52,000 से ज्यादा लोगों के घरों को मस्मार कर दिया गया। और इसलिए मस्मार कर दिया गया, कहिए आप कुछ कि वहां पे आप अडानी को जमीन देना चाहते हैं और टारगेट वहां पर सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी मुसलमान हैं, आप उनको बांग्लादेशी करार देना चाहते हैं। और आप कितने हिंदुस्तान से प्रेम करते हैं इस बात से अंदाजा हो जाता है, और कितने बांग्लादेशियों के खिलाफ अंदाजा हो जाता है कि आप एक सर्कुलर जारी करते हैं कि जो हिंदू बांग्लादेशी वहां पर आए हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उसके खिलाफ कोई एक्शन न ले, उनको आइडेंटिफाई ना करे, या ऑफिशियल सर्कुलर जारी करते हैं। ये सारी बातें पता थी। अभी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, योगी सरकार के एक अफसर ने तमाम हुकूमत के इदारों को लिखा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कि यादवों और मुसलमानों के पास जो जमीनें हैं उन जमीनों को चेक किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर जरा भी इस बारे में संदिग्ध हो कि ये जमीन सरकारी, वो तो जब हंगामा हुआ तो योगी आदित्यनाथ को कहना पड़ा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कोई सरकारी अफसर बगैर मिनिस्टर की हिदायत के, सरकार की हिदायत के रियासती अफसर की हिम्मत हो सकती है? ये पकड़े गए तो साहूकार बनने की कोशिश कर रहे हो, और पकड़े न जाते तो दादागिरी कर रहे थे। तो जो मिनिस्टर, उस अफसर का जो मिनिस्टर है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और ये बाकायदा इसकी इंक्वायरी नोटिस कोर्ट को लेना चाहिए था, इलाहाबाद हाई कोर्ट को, कि ऐसा नोटिस क्यों लिया सरकार के किसी अफसर ने? उनका दूध पानी हो जाएगा। किससे कहने पे दिया गया? ये एक मामूली अफसर का ये क्या रवैया हो सकता है कि वो ऐसा गैर आईनी नोटिस निकाले जो जात और मजहब के मुखालिफ जो पूरा एक रवैया है उसको एक्सपोज करता हो? कभी नहीं हो सकता है। तीसरी अहम बात जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई गई है वो है बंबई ब्लास्ट के 20 साल के बाद जो फैसला आया है और जिसमें सबको बेगुनाह पाया है हाई कोर्ट ने, सबको बेगुनाह पाया और उसके खिलाफ चार्जशीट के खिलाफ और केस के खिलाफ बड़े स्ट्रक्चर पास किए। आप सुप्रीम कोर्ट रातों रात चले जाते, कहते हम नहीं मानेंगे इसको, और सबको मालूम है कि किस तरीके से मुसलमानों को फंसाया गया। 15-15 साल के बाद, 20 साल के बाद, 18 साल के बाद, 10 साल के बाद छोटे छोटे बच्चों को उठा के ले गए, और जवान जब हुए 30 साल के, 35 साल के, 40 साल के हुए, जो 35 साल के थे, 30 साल के थे, वो तो 50-55 साल के हुए,
वो तो छोड़ा गया है, तो आप चले गए। लेकिन मालीगांव बम धमाके में और अजमेर बम धमाके में जो लोग हैं, अभी तो अजमेर का मुकदमा चल रहा है अजमेर शरीफ का, लेकिन मालीगांव बम धमाके में अगर सादी प्राज्ञा और कर्नल पुरोहित और दूसरे लोग हिंदुत्व के जो पूरे आइकॉन हैं, अगर वो जिम्मेदार नहीं थे तो कौन जिम्मेदार था? उन अफसरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये कहा है, जिन्होंने कमजोर सबूत पेश किए वहां पर। और जो असल अगर ये नहीं है मुजरिम, तो मुजरिम कौन है? जो उन्होंने मुजरिम को नहीं पकड़ सके, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे पुलिस अफसरान के खिलाफ, ऐसे एनआईए के अफसरान के खिलाफ सरकार इस बात पे बारे में बात क्यों नहीं कर रही और क्यों अपनी जिम्मेदारी से भाग रही? उसकी जिम्मेदारी से भागने का ये मसला नहीं है। जो मालीगांव के ताल्लुक से जो केस लड़ रहे थे गैर मुस्लिम लोगों के, वो मुस्तकिल बराबर इस बात का खदशे का इजहार कर रहे थे कि मालीगांव के मुजरिमीन को छोड़ा जाएगा। ये फैसला आने की बात नहीं है, ये फैसला आने से पहले की बात है। अगर इस मुल्क के अंदर मजलूमों को का एतमाद कानून से उठ गया तो वो दिन इस मुल्क के लिए बहुत ही स्याह दिन होगा। आप मजलूमों को मुजरिम बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और मुजरिमों को छुड़वाने के लिए आप और छुड़ जाए तो आप अपनी मुसर्रत का और अपनी खुशी का इजहार करते हैं। इससे स्याह दिन, इससे स्याह दौर जो है वो हिंदुस्तान की कानूनी तारीख में कभी नहीं आ सकता। ये सरकार का पूरा एक्सपोजर है कि वो किस तरीके से इस मुल्क को किस बदनीयती से चलाना चाहती है, किस बदनीयती से चलाना चाहती है। एक और जो अहम बात है, वो वक्त तरमीमी एक्ट के ताल्लुक से मुशावरत ने जेपीसी को भी अपना रिप्रेजेंटेशन दिया था। मुशावरत ने सुप्रीम कोर्ट में रिट भी दाखिल की थी, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ये रूलिंग आई चीफ जस्टिस की कि सिर्फ 5 एप्लीकेशन को हम सुनेंगे, बाकी को हम उसी में तो कर देंगे, तो मुशावरत उसमें एक बड़ी अहम उसकी पार्टी थी। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि ये सरकार कोई अगर बात पूछते हैं किसी से, कोई कानूनी अदालत में कोई मसला होता है, आप सब वाकिफ हैं, तो कहते हैं साहब ये अभी कोर्ट में इस पर हम बात नहीं करेंगे। कहते ना अमूमन लोग, अमूमन सरकार के लोग जो हैं माजी में कहते रहे हैं, अगर कोर्ट में किसी केस की समाअत हो तो कहते साहब अभी कोर्ट में चल रहा है, तो इस पर हम इस पर अभी कोई फैसला नहीं लेंगे, इस पर गुफ्तगू भी नहीं करेंगे। लेकिन वक्फ एक्ट जो है वो चल रहा है, अभी अदालत के जेर समाअत है और आपने पोर्टल जारी कर दिया वक्फ का कि औकाफ की जायदादें इस पर रजिस्टर कराई जाए। आपके जरिए मैं तमाम औकाफ के जिम्मेदारों से औकाफ के जिम्मेदारों से मुशावरत की जानिब से मैं आपसे कहता हूँ, आपसे अपील करता हूँ कि इस बात को शामिल कीजिए कि कोई भी औकाफ का जिम्मेदार जो सरकारी वक्फ पोर्टल बना है वो अदालत के कार्रवाई के खिलाफ है, उस पर बिल्कुल ना जाए, उस पर औकाफ की जायदादों का रजिस्ट्रेशन ना करें। ये अहम मामला है। ये औकाफ पे डाकाजनी चलने का पूरा एक मंसूबे का हिस्सा है, पूरे मंसूबे का हिस्सा है। औकाफ के ताल्लुक से मुशावरत का एक मौक़िफ़ है, हम उस एक्ट की मुखालफत करते हैं। मुशावरत मुखालफत की, जैसे मैं बताया कि कैसे कैसे मुखालफत की कि जेपीसी में हमने रिप्रेजेंटेशन दिया, हमने जो है मुशावरत ने जो है
वो कोर्ट में उसकी पार्टी बनने की कोशिश करी, रिट दाखिल करी, लेकिन वो रिट जो है वो जजों के अपना एक विजडम होता है, उस विजडम के हिसाब से उन्होंने सिर्फ 5 लोगों को सुनने के लिए उन्होंने फैसला किया, ठीक है हम उसकी हम तायीद करते हैं। वक्त के ताल्लुक से पहली बात बताई, मसला बोर्ड ने भी हिमायत की है, इस बात की अपील की है कि औकाफ के पोर्टल के ऊपर वक्त पूरा कराए, शायद ये अपील की गई है। तो बस हमेशा बड़ी तारीखी बात यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम मुशावरत के रेजोल्यूशन से मसला बोर्ड बनता है, मसला बोर्ड के खिलाफ मुशावरत कभी जा ही नहीं सकती, क्योंकि वो मिल्लत का इदारा है। मुशावरत हमेशा मसला बोर्ड को की हिमायत करती रही है, करती है और करती रहेगी। तो जो भी इक़दाम मसला बोर्ड कर रहा है, मुशावरत उन तमाम इक़दाम के साथ। आखिरी और अहम बात जो बहुत ही हमारे दिलों को इस वक्त गमगीन कर रही है और पूरी दुनिया के इंसाफ पसंद लोगों को गमगीन कर रही है, ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं, फिलिस्तीनियों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं, वो इंसानियत के साथ जुल्म हो रहा है। जो गाजा के अंदर जेनोसाइड हो रहा है, वो जो भी इंसानी जरा भी हमीयत का हामिल है उसको खून के आंसू रुला रहा है। मुशावरत फिलिस्तीन के मजलूमों के साथ है, मुशावरत अक़वाम मुत्तहिदा से, हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा कितनी ताकतवर है वो हम आप जानते हैं, लेकिन आलमी बिरादरी से ये अपील करती है कि वो ऐसे अमली इक़दाम करे जिससे वहाँ लाखों जो लोग फाका कशी का जो शिकार है उसका तदारुक हो। और मुशावरत मुस्लिम ममालिक से ये तवक्को करती है और अपील करती है कि इक़्तिसादी जो इंटरेस्ट है, मुफादात हैं, इक़्तिसादी मुफादात जो हैं वो इंसानियत से और इस्लाम से बढ़ के नहीं। अगर इंसानी हमदर्दी और इस्लामी तालीमात हमारे सामने रहेंगी तो इक़्तिसादियात भी हमारी आगे बढ़ेगी। ये जो पूरा दुनिया में इक़्तिसादी मुफादात की सियासत चल रही है, अगर इन इक़्तिसादी मुफादात की सियासत को हमने तर्क ना किया तो आज फिलिस्तीन है, आज शाम है, आज यमन है, आज इराक है, कल दूसरे ममालिक हो सकते। ये जितनी जल्दी इस्लामी दुनिया को समझ में आ जाए उतना अच्छा है। मैं चंद बातें आपके सामने पेश की। असल बात तो हमारे सदर मुशावरत जनाब फिरोज अहमद साहब करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो जो एम्फसाइज है चीज़ों का वो उसको एम्फसाइज करेंगे। मैं एक बार फिर आपका मशकूर मखलूम कि आप तशरीफ लाए। चूँकि इशूज काफ़ी गंभीर मुल्क में होते गए हैं, स्पेशली माइनॉरिटीज और मुस्लिम के लिए, तो हम लोगों ने आज का दिन चुना। एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग इतनी बारिश में, इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी आप यहाँ मौजूद हैं। दैट शोज द सिंसियरिटी टुवर्ड्स द जर्नलिज्म एज वेल एज टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड कम्युनिटी। ये जो हम देख रहे हैं अभी, हमारे जावेद भाई ने काफी बातों पे, टॉपिक पे सभी इन्होंने रोशनी डाली है, सभी बातों को इन्होंने बखूबी आपके सामने रखा है। मजलिस मुशावरत खास तौर से इस मकसद के लिए बनी थी जिसका नाम मुशावरत है। आप उस चीज को देखते हुए हम कोशिश यही करते हैं कि लोगों से राय बात, लोगों से डिस्कशन कर करके मुसलमान के मसले जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम डिस्कस करके उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है
हम उन तक कैसे पहुंच सकते हैं या उनके प्रॉब्लम्स को हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं, उसमें हम लोग काम लगातार करते रहे हैं। आप पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये माना जाता है कि रूल ऑफ लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इज द पिलर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी एंड ऑल बेसिकली रनिंग द गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन जहां रूल ऑफ लॉ अगर फेल कर जाए, जहां स्टेट खुद इन्वॉल्व हो जाए क्रिमिनल एक्ट्स में, वहां पे एक अजीब सा माहौल, एक अजीब सा डर, एक अजीब सा भय, एक अजीब सा लोगों में कंफ्यूजन पैदा होता है कि जब रूल ऑफ लॉ, जहां पे हम कहते हैं जहां स्टेट का इन्वॉल्वमेंट, बहुत बार हम देखते हैं हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे कॉमनल राइट्स हैं जो हुए हैं, एट द स्पर ऑफ मोमेंट हुए हैं, स्पॉन्टेनियसली हुए हैं, लेकिन स्टेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है। स्टेट ने उसको कोशिश किया है कम करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, रिलीफ वर्क के लिए, लेकिन आप देखें गुजरात से लेकर करके, आसाम से लेकर करके और पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे कि आज जो हो रहा है उसमें जो साथ साथ स्टेट का जो रोल है वो बहुत ही डाउटफुल, और हम कहते हैं कि इनफैक्ट डाउटफुल ही नहीं बल्कि हम देखते हैं कि इन्वॉल्वमेंट है। आज गुजरात में आप देखेंगे जब कोर्ट लोगों को कन्विक्ट किया, लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट का कन्विक्शन दिया, और एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, वेरियस जजमेंट्स, लाइफ कन्विक्शन मींस फॉर फुल लाइफ, नॉट पहले लोग कैलकुलेट कर करके हॉलिडेज को कैलकुलेट करके उसको 14 साल मान लेते थे, 20 साल को 14 साल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट में कह दिया लाइफ मींस लाइफ। उसके बावजूद भी गुजरात में जो कन्विक्टेड लोग थे, जो कोर्ट ने कन्विक्शन किया, उन लोगों को छोड़ कर करके बजाते 14 साल के बाद उनको रिलीज कर दिया गया, ये कह के साथ दे आर अ पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर। आप समझिए जो जेल में है, रेप और मर्डर के चार्जेस है, and still you are releasing it because they belong to one particular community and have basically tried to target one under different weaker sections, आप उसको छोड़ रहे हैं, ये स्टेट का साफ मंशा जाहिर होता है इससे। आप उसी तरह से अभी जब इन्होंने जो कहा कि लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स, आप जो देखा कि गुड़गांव के अंदर, आपने जो देखा आसाम के अंदर जो हो रहा है कि बांग्ला स्पीकिंग लोगों को टारगेट किया जा रहा है जस्ट बिकॉज दे आर मुस्लिम्स, एक्सक्लूसिवली मुस्लिम्स के एक फेथ पे जो उसको अटैक किया जा रहा है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये सरकार की पॉलिसी है, सरकार ऐसा कर रहा है, लेकिन साथ साथ हमारे जो लिंग्विस्टिक, जैसे बंगाल में, आज बंगाल का ये प्रॉब्लम मुसलमान का नहीं था, ये बांग्ला स्पीकिंग लोगों का प्रॉब्लम था। बंगाल के कम से कम 10 MP को जाकर के गुड़गांव के अंदर धरना देना चाहिए था और कहना चाहिए था कि हमारे बंगालियों को तंग कर रहे हैं, ना कि मुसलमानों को तंग कर रहे हैं। लेकिन बंगाल का भी रिस्पॉन्स उस पर पुअर हुआ। बंगाल को जो करना चाहिए था वो बंगाल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चाहिए था, तो यहाँ मौजूद हैं कई 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो चाहते तो करने उस चीज को करने एक इशू, नेशनल इशू बना सकते थे, लेकिन बना नहीं। और अगर नेशनल इशू बनता तो ये बात नहीं। कुछ जो पत्रकार थे, मैं कहता हूँ जर्नलिस्ट ही लोग हैं जिन लोगों ने इस चीज को हाईलाइट किया और जर्नलिस्ट लोगों ने इस चीज को सामने लाया, जो कि पूरे वर्ल्ड न्यूज बन करके कई हद तक लोगों ने कई को छोड़ा। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जो आप एक चाहे लैंग्वेज के नाम पे, चाहे कास्ट के नाम पे, चाहे मुसलमान, आप एक लोगों को टारगेट कर रहे हैं। एक तीर से 2 निशाना इनका। वो 2 निशाना ये है कि एक तरफ तो माइनॉरिटीज को फियर साइकोसिस में रख कर करके और ये ओबीसी और दलित को टारगेट कर रहे हैं। आप देखेंगे कि सारे दलितों का ऑलमोस्ट हिंदुस्तान में कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम करके दलित का रिजर्वेशन खत्म कर दिया, और रिजर्वेशन खत्म होने से आप जानते हैं कि उनकी जो बच्चों की जो अपलिफ्टमेंट हो रही थी, पढ़ रहे थे केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन, वो उनका खत्म हो गया। लेकिन अफसोस कि उन दलित के जो लीडर्स जो इस सरकार के एजेंट बन गए हैं, वो एजेंट बन करके इस सरकार की जो हम हानि कर रहे हैं या अपने लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो हम जो हमारी जो मजलिस मुशावरत का है कि हम किसी भी वीकर सेक्शन के लिए, पर्टिकुलर मुसलमानों के मसले पे हम बहुत साफ हैं और हम लोग इस चीज को, लड़ाई को, और हमारा जो पर्सनल लॉ बोर्ड है, नवेद साहब ने कहा हम लोग बिल्कुल उनके साथ हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड को कुछ बड़े जो मसाइल वो लेते हैं, उसके साथ साथ उनको चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में लीगल टीम बनाए, पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक बनाए, और जो प्रॉब्लम मुसलमानों के साथ, जिन इनोसेंट मुसलमानों को फॉल्स मुकदमे में फंसाया जाता है, उसकी लड़ाई भी करने में पर्सनल लॉ बोर्ड को लेनी चाहिए और पर्सनल लॉ बोर्ड को उसको टेकअप करना चाहिए। और तभी आप सिस्टमेटिक वे में आप लड़ सकते हैं। जब तक कि आप हिंदुस्तान में
चाहे डेमोक्रेसी के मामले में या आप सेकुलरिज्म के मामले में, आप तभी प्रोटेक्ट कर पाएंगे जब तक कि आप लीगल टीम एक मजबूत खड़ा नहीं करेंगे। आपको एक बहुत मजबूत लीगल टीम खड़ा करने की जरूरत है और हम लोग उस पर मुशावरत ने हम लोगों ने बनाया है। इंशाल्लाह हम लोग उस पर भी काम करेंगे। हमारे जो चेयरमैन हैं मजलिस मुशावरत के लीगल सेल के एजाज मकबूल साहब, अच्छे लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, हम लोग बैठ कर करके हम लोग एक कन्वेंशन की कोशिश करेंगे कि बुलाएं और हम लोग बहुत जल्द इंशाल्लाह बाय एंड ऑफ सितंबर या अक्टूबर में हम लोग 2 दिन का कन्वेंशन बहुत जबरदस्त हम लोग करेंगे पूरे नेशनल इश्यूज को हाईलाइट करने के लिए और पूरे माइनॉरिटीज के राइट्स को जिस तरह से क्रश किए जा रहे हैं उस मसाइल को सामने रखेंगे और साथ साथ जो है हम मुसलमानों में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, हम साफ कहते हैं कि मुसलमानों में भी जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, आज हमारे बीच वो कोऑर्डिनेशन की मिस हम देखते हैं कहीं ना कहीं वो कमजोरी है जो हम लोग एक दूसरे को कोऑर्डिनेट या एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पाते। और अगर हम उस चीज को मजबूती के साथ लड़ें तो इंशाल्लाह हम समझते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स हैं और आर्टिफिशियल प्रॉब्लम में जिस तरह से लोग जो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं वो टारगेट करना आसान नहीं होगा। आप हम जो फिलिस्तीन का जो देख रहे हैं, फिलिस्तीन का मसला केवल फिलिस्तीन और गाजा तक नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में जिस तरह से इस्लामाइजेशन इस्लाम का जो फैल रहा है, इंग्लैंड में आप जाके देखिए लोग कहते हैं कि एवरी 4th चाइल्ड जो रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहा है बॉर्न चाइल्ड उसका नाम मुसलमान और इस्लाम से उसका जुड़ा हुआ। लोगों को ये फियर है कि ऐसा नहीं कि अगर हम इसको दबाएंगे नहीं तो ये इस्लाम अपने आप में पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेटेड वन रिलीजन हो सकता है ये, और जिसको ये भी एक कर्म करने का एक साजिश है पूरे वर्ल्ड और पर्टिकुलरली जो पावरफुल वर्ल्ड में उन लोगों का। आप एक आदमी न्यूक्लियर एक स्टेट बनाता है, न्यूक्लियर पावर है, 2 बनाते हैं, लेकिन ऐसा क्या वजह है कि केवल एक मुसलमान कंट्री अगर उधर अगर अपने इंटरेस्ट में करता है नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर, वो कहता है कि ईरान ने साफ कहा कि वी विल नेवर यूज द न्यूक्लियर पावर फॉर द अगेंस्ट द ह्यूमन बीइंग्स। तो जब वो कर रहा है रिसर्च तो पूरे वर्ल्ड को चाहिए था, आप उस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, उसको आप हर तरह से परेशान कर रहे हैं। ये मुसलमानों को और हमारे जो अभी नवेद भाई ने कहा कि पूरे मुस्लिम ममालिकों को इस पर सोचना चाहिए और हम लोगों को गौर करना चाहिए, उनको संजीदगी के साथ कि हम लोग कैसे पूरे वर्ल्ड में अपनी जो प्रोटेक्शन मुसलमानों का है और जो ह्यूमन राइट्स का है, जो हम ये नहीं कहते कि इस्लामी जो ह्यूमन राइट का वायलेशन है, हम गाजा से लेकर करके पूरे हिंदुस्तान में और अभी जो आसाम में खास तौर से चल रहा है, आसाम में केवल ये मसला जो है जो अभी चल रहा है, जो देख रहे हैं आप, ये लोग अभी लोगों ने बहुत कहा कि साहब ये बहुत जल्दी चीफ मिनिस्टर जेल चले जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा मास करप्शन का वहां पर मसला है और उस करप्शन को छुपाने के लिए, ढकने के लिए वो मुसलमानों को तरफ डाइवर्ट कर करके और एट्रोसिटीज मुसलमानों को अप्रूवमेंट कर रहे हैं ताकि जो है वो मसला उनका दब जाए। अभी आपने देखा जो SIR का जो चल रहा है पूरे, मैं कहता हूं कि अगर अभी 2014 में और 2024 में जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, आपने उसी वोटर्स के मैंडेट से आप पावर में आए और अचानक ऐसा क्या हुआ कि साहब आप कहते हैं कि ये डाउटफुल है। अगर डाउटफुल है तो 60 लाख वोटर्स को अगर आप वहां पे बिहार में बाहर करते हैं तो 60 लाख का मतलब है कम से कम 7-8 MPs तो आपने समझ लीजिए जाली है। एक कंस्टिट्यूएंसी में, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में लगभग 10 से 11, 12, 13 लाख का कंस्टिट्यूएंसी होता है, तो आप उतने लोगों को वोट से बाहर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जानबूझ कर करके आपने उस वक्त ज्यादा किया और अब आप कम कर रहे हैं, या कर रहे हैं तो जेनविन है कि नहीं। और आज अभी आपने देखा कि जिस तरह से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने जिस तरह से हाईलाइट किया बेंगलोर का मसले को, एक चीज से माइन्यूटली, वो बड़ा बहुत रिसर्च, और वो उस चीज से पता चलता है कि पहले हम कहते थे कि साहब एक बूथ लूटा गया, पहले कहते थे साहब एक कंस्टिट्यूएंसी को वोटर्स को बूथ लूट लिया गया, अब तो यहाँ पूरा इलेक्शन कमीशन को ही लूट लिया लोगों ने। तो इस तरह के जो इलेक्शन कमीशन का जो लूट हुआ, जो लोगों में मिसट्रस्ट हो रहा है, ये सबसे घातक है डेमोक्रेसी की। ये इससे डेमोक्रेसी का जो इंडियन डेमोक्रेसी है, इससे पूरे वर्ल्ड में आप देख रहे हैं कि जो आप पत्रकार हैं, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म है, वो फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म का जो है, जर्नलिस्टों का भी जो ग्राफ है पूरे वर्ल्ड में हमारा कहाँ आ गया नंबर में, आप खुद जान रहे हैं चीज को। तो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो फ्रीडम ऑफ रिपोर्टिंग,
उस चीज को लोग भी कर रहे हैं। जो गोदी मीडिया का जो एक सिलसिला हिंदुस्तान में चला, जिसको पैसे से लोग कर में रिपोर्टिंग करा रहे हैं और चला रहे हैं, और बड़े बड़े जो एक न्यूट्रल, इवन जो न्यूट्रल जो लोग थे, जो प्रेस न्यूट्रल थी, बहुत एनडीटीवी बहुत अच्छा न्यूट्रल काम कर रहा था, उसको भी लोगों ने डिरेल करके किस तरह से उसको कब्जा किया, उस चीज को देख रहे हैं। और आज उसकी रिपोर्टिंग और पहले की रिपोर्टिंग में आसमान जमीन का फर्क है। तो ये चीज को हम लोग देखते हैं, तो देखते हुए हम लोग को समझना चाहिए कि और मजलिस से और एक चीज हम बहुत साफ जानते हैं, जब डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म कमजोर होगा, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान पहले माइनॉरिटीज को होगा और उसके बाद जो है दलित और बैकवर्ड को होगा। ये जो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मुशावरत उस पर पूरी तरह से हम लोग उस रिसर्च वर्क कर रहे हैं कि हमें और क्या करना चाहिए कि हम लोग अपने लोगों के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, हम आगे आ सकें, और मुशावरत को हम पूरे हिंदुस्तान में कहाँ आपने अभी 2024 से पहले हमने एक मुहिम चलाई थी मुशावरत ने कई ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कई सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर करके, वायलेंस फ्री इंडिया, आप लोगों ने शायद उसमें पार्टिसिपेट किया था। दैट वाज अ वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम। हम लोगों ने कलकत्ता में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, दिल्ली में किया, आप लखनऊ में किया, वो वायलेंस फ्री इंडिया का प्रोग्राम हमारा बहुत, नोएडा में किया। तो हमारा ये प्रोग्राम बहुत अच्छा था और इंशाल्लाह हम लोग वायलेंस फ्री इंडिया का चेंज प्रोग्राम फिर से हम लोग कोशिश करेंगे कि ये आगे इसको ले जाएं। दूसरा जो आप देखेंगे कि जो एक बात तो बहुत साफ है कि 2014 is the beginning of decline of the democracy and secularism in India. इसमें 2 लाख, बल्कि वो लोग कहते हैं कि it is the beginning of a independent India. And this is the I can say कि it is basically a decline of the democracy and secularism in India. आप यही नहीं, आप 2014 में जिस वक्त बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, 2000 उसके बाद से 2019 में जब मेजॉरिटी थी, उसके बावजूद भी उन्होंने वक्फ को नहीं छुआ, वक्फ के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। लेकिन 2024 में इन्होंने वक्फ बिल के साथ जो छेड़छाड़ किया, वक्फ एक्ट जो लाया, ये साफ मकसद था इनको कि अपनी एक कम्युनिटी या अपना एक वजूद को बढ़ाने की कोशिश थी, और उसमें नीतीश और नायडू को उन्होंने नंगा कर दिया और उन्होंने एक्सपोज कर दिया कि जिसको तुम सेकुलर समझ रहे थे, ये देख लो अंदर से हमारे साथ खड़े। ये चाहते तो 2014 में भी कर सकते थे, 2019 भी कर सकते थे, लेकिन नायडू और स्पेशली नीतीश जी को बिल्कुल नंगा कर दिया। साहब ये भी आपके नहीं है, ये सेकुलरिज्म के लिए नहीं है, ये हमारे साथ है। तो चाहे अब ये नवेद भाई ने कहा कि वो कुछ फायदे के लिए, देखिए ये फायदा नहीं होता है। मैं तो बहुत सारे आप लीडर्स को जानते हैं कि लोग जेल चले गए, आज तक सफर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने प्रिंसिपल और सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसमें 2 राय नहीं है। उसमें लालू प्रसाद यादव एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने सब कुछ सहा, लेकिन अपनी सेकुलरिज्म से उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लेकिन हम देखते हैं कि जो लोग थोड़े से फायदे के लिए जो ये कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली इट इज नॉट इन द नेशनल इंटरेस्ट, इट इज गोइंग टू बी अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट। आज आप देख रहे हैं कि हमारा कंट्री, चूंकि हम खुद कंट्री के अंदर इतना कॉन्फ्लिक्ट है, जिसका फायदा आप देख रहे हैं ट्रम्प ने किस तरह से टैरिफ लागू किया। आप देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में कितने बड़े बड़े कंपनीज जो है यहाँ से चले गए लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स को लेकर करके। ये इससे पूरे हिंदुस्तान का, हम मजबूत, हम डेवलप्ड कंट्रीज तभी हो सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, जब हम पूरे यूनाइटेड होकर के, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियस डोमिनेशन, अगर हम यूनाइटेड होकर के हिंदुस्तान को चाहेंगे मजबूत करना। और ये तो आप पहले कभी सुना नहीं कि हम लोगों ने किताब किसी के नाम पे, किसी का दुकान है तो उसके नाम पर आइडेंटिफाई करो, उसका नाम लिखो, उसका सब कुछ, ये सारी चीजें। आप एक तरफ तो कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, और आप एक तरफ कहते हैं 1 नेशन एंड डिफरेंट कम्युनिटीज। आप 1 नेशन एंड 1 सिटीजनशिप क्यों नहीं कहते हैं? आप 1 नेशन 1 आप सिटीजन क्यों नहीं कहते? अगर हिंदुस्तान के तो सभी हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तानी होने के नाते आप जो भी नाम जिसका हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो केवल हिंदुस्तानी है, वो इंडियन है। और एज एन इंडियन ही हैज एवरी राइट टू बेसिकली कैरी आउट हिज ओन बिजनेस, कैरी आउट हिज ओन प्रोफेशन, कैरी आउट हिज ओन जो आपको फ्रीडम स्पीच। तो इसके लिए हमें चाहिए कि मुशावरत को भी हम मजबूत करेंगे इंशाल्लाह, और हम लोग इसकी लड़ाई जो है, जो डेमोक्रेसी के लिए है, सेकुलरिज्म के लिए है,
और माइनॉरिटीज राइट के लिए खास तौर से हम देखते हैं, ये पूरे यानी ये पूरे वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है। द डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म आर एट द बेस्ट व्हेन द माइनॉरिटीज आर हैप्पी इन दैट कंट्री। अगर माइनॉरिटीज दुखी हैं तो वहां का सेकुलरिज्म, वहां का डेमोक्रेसी इज एब्सोल्युटली डाउटफुल। तो हम लोग कोशिश किया जाएगी और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो है इतनी बारिश में भी आप लोग आए और सिंसियरली इस चीज को कवर कर रहे हैं। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। एक बड़ी अहम बात जो मैं भूल गया आपसे शेयर करना, वो एनसीईआरटी में मुस्लिम हिस्ट्री को इरेज करने का मसला है। ये बात समझ में बिल्कुल नहीं आती है कि अगर आप मुगलों को निकाल देंगे तो 200-250 पौने 300 साल या 300 साल जो उन्होंने इस मुल्क में कंट्रीब्यूट किया है, उससे आप क्या नाबलद रखना चाहते हैं बच्चों? और सब हिंदुत्ववादी इस पर बहुत खुश है। लेकिन अब जो दिलचस्प बात हुई है उससे जरा हटके, इन्होंने हाल ही में अभी 15 दिन पहले फैसला लिया कि रियासत मैसूर और के साथ जो बरतानिया काबिज बरतानिया का जो जंगे हुई हैं, एंग्लो मैसूर वॉर जो हुए नहीं हुए, उसको भी रद्द करें। तो मैं आई वॉज बेम्यूज्ड, जिन लोगों का जंग आजादी में कोई किरदार नहीं है, वो अंग्रेजों के खिलाफ जंग करने वालों की तारीख को, टीपू सुल्तान की तारीख को, हैदर अली की तारीख को अगर मिटाना चाहते हैं तो उनका जो टोरी सरकार हुआ करती थी, बरतानिया की सरकार हुआ करती थी, उसके तई कितना प्रेम है वो उजागर हो रहा है। क्या कोई हुब्बुल वतन शहरी ये बर्दाश्त करेगा कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वालों की हिस्ट्री है उसको हिस्ट्री किताबों से निकाल दिया जाए और आने वाली जनरेशन जो है और इस मुल्क के मासूम बच्चे जो हैं वो न जान पाए कि अंग्रेजों के खिलाफ कौन लड़ रहे थे? उसकी दूसरी वजह एक और भी, और उसकी दूसरी वजह यह है कि जो हिंदू राजे थे, कहीं तारीख में ऐसा इक्का दुक्का वाकयात के अलावा, रानी झांसी के अलावा और एक लोग औरों के अलावा कहीं नहीं मिलता कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये जो आप कहते हैं चोला डायनेस्टी और फला डायनेस्टी, काफी उसका जिक्र कर रहे हैं। चोला डायनेस्टी के बारे में तो यहाँ बताइए ना नॉर्थ इंडिया में कि किस तरीके से आगे नॉर्थ इंडिया में चोला डायनेस्टी के लोगों ने, साउथ की कई डायनेस्टी के लोगों ने यहाँ पे हिंदू राजाओं को खत्म किया था। वो आप बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन आप ये भी नहीं बढ़ाना चाहते कि जो काबिज फोर्सेस थी इस मुल्क के ऊपर बरतानिया की, उनके खिलाफ जिन्होंने जंगें लड़ी हैं उनमें कौन लोग थे? क्योंकि उनमें हैदर अली और टीपू सुल्तान मुसलमान थे, इसलिए आप पढ़ाना चाहते क्योंकि जब उनको मालूम होगा बच्चों को कि मुस्लिम रियासतों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अलम बगावत ही नहीं बल्कि जंगें की थी, तो एक साफ सुथरी इमेज उनके घर में बनेगी। तो एनसीईआरटी से मुशावरत की मुतालबा करती है कि टीपू सुल्तान, एंग्लो मैसूर वॉर, हैदर अली के ताल्लुक से जो एनसीईआरटी किताबों में चैप्टर था उसको दोबारा बहाल किया जाए, क्योंकि ये हमारी तारीख का एकदम जो कहते हैं ना कि एकदम दर्शा जो है वो बाब है, वो है, ताकि मालूम हो कि अंग्रेजों के खिलाफ इस मुल्क में लड़ने वालों और जाने कुर्बानी करने वालों, एक राजा बताइए आप अपने यहाँ का
जिसको आप अपना वो बड़ा मानते हैं, जिसको अंग्रेजों ने मारा हो, अंग्रेजों के हाथों जंग के अंदर जो है कत्ल हुआ हो, एक बताइए आप जिसको आप जो आपका आइकॉन है, बताइए आप एक आदमी को। कोई आइकॉन नहीं है आपका जो ऐसा हो। आपका आइकॉन जो है वो मुसलमानों की नफरत के बुनियाद पे खड़े हुए आइकॉन है आप। इसलिए एनसीईआरटी से मुशावरत मुतालबा करती है कि फौरी तौर के ऊपर टीपू सुल्तान और हैदर अली और एंग्लो मैसूर वॉर के ताल्लुक से जो उसने अपने हाथ से किताबों से बाहर निकाला है, चैप्टर निकाला है, उसको बाहर निकाला। के पास कोई सवाल हो तो आप अपने सवाल कर सकते हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी पावर में है, अजित पवार के नेतृत्व वाली, उसके मालेगांव ब्लास्ट के फैसले पर कुछ सवाल खड़ा किया है और कहा है कि इसका रिवीजन होना चाहिए, हाईकोर्ट जाना चाहिए। उसके बरअक्स अगर मास लेवल पे देखा जाए तो कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ ने जो है जो बॉम्बे बैटरी ब्लास्ट में जो लोग रिहा हुए थे उस पर सवाल खड़ा किया था, उस पर वो खामोश है। इस पर आप क्या कहेंगे? नवेश साहब आपसे सवाल है। देखिए, अगर हक की आवाज के लिए कोई भी जमात आवाज उठाती है तो उसका खैर मकदम करना चाहिए और खैर मकदम होना चाहिए। एनसीपी की अगर किसी क़यादत के जिम्मेदार ने रिवीजन की बात की है तो मुशावरत उसका खैर मकदम करती है, अपील होती है, बेसिकली तो अपील होती है। जी, अपील की बात। अपील होती है। दूसरी बात ये, कांग्रेस का कोई एक लीडर अगर किसी लीडर ने कही है तो कांग्रेस को का जो मौक़िफ़ है उसको समझाना चाहिए उस लीडर को कि कांग्रेस का मौक़िफ़ क्या है। कांग्रेस का तो इस पर कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ ही नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं आया कांग्रेस का। अगर नहीं आया तो आना चाहिए, अब लेटर लिखे कांग्रेस को आना चाहिए। नहीं, हम कांग्रेस का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर नहीं आया है, किसी का ट्वीट आया है। मुसलमान जो है, क्योंकि डेमोक्रेसी में डायलॉग की जरूरत होती है, आप सरकार के साथ डायलॉग की बात नहीं कर रहे हैं और जो लोग अपोजिशन में हैं वो फैसलों पे आप सवाल सहमत जता रहे हैं, वो सवाल खड़े कर रहे हैं और आप उस पर खामोश रहते हैं। सवाल बताइए क्या? सवाल यही है कि डेमोक्रेसी में सरकार से डायलॉग की जरूरत होती है। सरकार अगर कुछ गलत कर रही है तो उस पर आप लोग वहां नहीं जाकर बात करते हैं और जिन फैसलों से आप सहमत हैं विपक्ष उस पर असहमति का इजहार कर रहा है, उसका कोई नेता। सरकार का अपना एक ये पूरी पॉलिसी है कि जो मुसलमानों के मुफादात की बात करेगा उससे हम डायलॉग नहीं करेंगे। अगर इस मुल्क को चलाने के लिए उनको उनके ख्वाबों की ताबीर में रंग भरने के लिए अगर मुसलमानों की जमातों से उनको कोई सरोकार होता तो 11.5 साल में वो बात कर चुकी होती। उनको मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। मुशावरत में टाइम मांगा जेपीसी में तो वो मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। गवर्नमेंट ने दे दिया। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। सारों को तो दिया है जेपीसी ने ना, वो सिलेक्टिव लेकिन 20-25 मुस्लिम तंजीमों की मुलाकात हुई है जेपीसी के चेयरमैन से। उसमें से 75% जो प्रो सरकार है, कौन मतलब जो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। उसके अलावा सभी साहब एक चीज मैं जरा सा कि इस दरमियान जो प्रेस रिलीज दी गई, प्रेस नोट दिया गया, इस दरमियान बीच में हमें एक पेज दिया गया है। तो इस पेज में ऑल इंडिया मुस्लिम मुशावरत के दोनों घरों का इंतजाम की बात है। सबसे पहले तो इसको आपने इस दरमियान कैसे मतलब किया, इसकी क्या मकसद है, एक चीज। दूसरा सवाल यह है कि 16 तारीख को जो रजिस्टर्ड मुशावरत है उसका ऑल इंडिया कन्वेंशन, तो इससे इसका क्या रिलेशन है और ये आप इसमें क्या बताना चाहते हैं? इसी में अगर नवेद हमीद साहब, इसमें मेरा सवाल ऐड कर दे रहा हूँ मैं। मुशावरत की बातें होती है, आम मुसलमान आप लोगों को बहुत निगाह से देखता रहता है कि इनकी तरफ से कोई रहनुमाई होगी। तो जब आपस में ही मुशावरत नहीं हो पा रहा है, जैसे इत्तेफाक से दोनों आदमी आप लोग वहीं दिल्ली के हैं, चांदी चौक में दुकानें हैं, अग्रवाल ड्रेसेस, न्यू अग्रवाल ड्रेसेस असली, इस तरह की दुकानें हैं वहाँ। तो ये है ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत। एक दूसरा बन गया ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत रजिस्टर्ड। आम मुसलमान ये कैसे तय करे ये वाला असली है? लोगों को पता है, जो लोग बहुत समझदार हैं उनको पता है कौन क्या है, लेकिन आम मुसलमान जो आपकी तरफ से बहुत उम्मीदें लगा रहता है कि आप लोग रहनुमाई करेंगे, आप लोग वो कैसे तय करें
ये असली है कि वो असली है, किनकी बात सुनी जाए। और फिर वो ये भी कहते हैं कि जब इनके अंदर मेल जोल नहीं, आपस में इत्तेहाद नहीं है, तो ये क्या हमारी रहनुमाई करेंगे। देखिए, आपका सवाल जो है अहम भी है और उसको अगर मैं कहूँ ज्यादा तवज्जो नहीं जाए तो दोनों पहलू उसके हैं। ये जो सर्कुलेशन किया गया, पहले मैं उनका जवाब दे दूं। ये बात हमारे ध्यान में बिल्कुल थी कि जब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस यौम तासीस के मौके पर हो रही है और इस 16 तारीख में कुछ गुमराह कुल लोग जो हैं उन्होंने मुशावरत के नाम को इस्तेमाल करने की कोशिश की है, ये सवाल हो सकता है। तो ये एक डॉक्यूमेंट है जो मुशावरत की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के मौके पर एक सोविनियर छपा था। उस सोविनियर के सफा 42 और 43 पर यह छपा हुआ है। मुशावरत रजिस्ट्रेशन का कजिया ये है, मुशावरत पर दावा करने वाला ये कोई पहला गिरोह नहीं है गुमराह। इससे पहले संजीदा लोगों ने मुशावरत से अलग होकर अपना एक धड़ा बनाया था। आज के लोगों में मैं सरकार से बिल्कुल मैं कहता हूं, बहुत लोगों के साथ कहता हूं कि फंडिंग कहां इस गिरोह से हो रही है। सबको मालूम है किस ममालिक से ताल्लुकात है और कहां से पैसा आता है, सबको मालूम है ये बात। बहुत लोगों के साथ मैं कह रहा हूं। तो मौलाना सालिम साहब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, उस मुख्तदर ग्रुप और इस ग्रोह में जमीन आसमान का फर्क है। ये दाता जमीन जो ये ग्रोह कर रहा है, मौलाना सालिम साहब ने इस मुशावरत को जो उन्होंने ग्रुप बनाया था उसका रजिस्ट्रेशन किया था। और जब रजिस्ट्रेशन 2003 में किया था और 13 में जब इंजमाम हुआ तो उसका रजिस्ट्रेशन मुशावरत को दे दिया था। ये तो सदर मोहतरम बताएंगे अभी कि क्या कार्रवाई इस पर वो करेंगे, लेकिन आप मुझे बताइए, ईमानदारी से बताइए, आप जो यहाँ तशरीफ रखते हैं, कि जिस मुख्तदर ग्रुप ने मुशावरत में इंजमाम किया था और उसका रजिस्ट्रेशन उसके हवाले किया था, उस वक्त के सदर के हवाले किया था, क्या ये मुनासिब है तो उस पर डाकाजनी करा दी जाए? ये डाकाजनी नहीं और क्या है? और जिन हसरत ने ये सब काम किया है उनको मुशावरत के असासों की चोरी के इल्जाम में मुशावरत की तरफ से नोटिस देकर कि असासों को वापस करो, मुशावरत मजलिस आमला और मजलिस आम जनरल बॉडी की फैसलों के साथ से उनको नोटिस देके मुशावरत का रास्ता दिखाया गया है। ये झगड़ा मुशावरत पे कब्जा करने का है, मुशावरत के एहसासों पर कब्जा करने का है। मुकदमेबाजी पर भी मेरे ऊपर मुकदमेबाजी हो रही है। मुझे एक मुकदमे नहीं 10 मुकदमे जाके बीमारी की हालत में, आज जब मेरा हार्ट 22% 23% काम कर रहा है, लेकिन अदालत में जाके खड़ा होता हूँ, अदालत में जाके खड़ा होता हूँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि लोग बगैर मालूमात हासिल किए गुमराहों को सपोर्ट करते, बगैर मालूमात हासिल। कोई जाके उनसे पूछे कि इंजमाम के वक्त रजिस्ट्रेशन किसके हाथ में था, किसको दिया गया था, आपको दिया गया था, आप सदर थे या नहीं थे, या आपको जाती तौर पर दिया गया था? जब मुशावरत के सदर को रजिस्ट्रेशन के कागजात दे दिए गए थे तो वो जाती तौर पर दिए गए थे, मुशावरत सदर को दिए गए थे। तो जो भी मुशावरत का सदर बनेगा, जो भी मुशावरत का जो कंटिन्यूटी होगी उसकी प्रॉपर्टी होगी ना वो। ये ऐसा ही है कि मुशावरत के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के मौके के ऊपर दस्तावेजात मैं मंगाऊं, मुशावरत के ताल्लुक से एहसासों को जमा करूं और उसके बाद उसको अपनी जाती मर्जी बना लूं।
ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है कि मुशावरत का ट्रस्ट बनाने का रेजोल्यूशन पास हो और मुशावरत के जिम्मेदारान एक ड्राफ्ट बना के दें मुशावरत के सदर को और उसमें तरमीम करके पब्लिक ट्रस्ट की बजाय उसको प्राइवेट ट्रस्ट बना ले। ये ऐसी डाकादनी है जो इस वक्त की जा रही है। कानूनी पहलू क्या होंगे उस पर अगर आप सवाल करना चाहें तो हमारे क्या नाम है फिरोज अहमद साहब से जो सदर है मौजूदा सदर मुशावरत है उनसे आप कर सकते इसी पे ही फिरोज साहब बोल रहे हैं, इसी वाले को। क्या कानूनी कार्रवाई क्या है? इसी पे क्या जी फिरोज साहब। देखिए ऐसा है, ये बहुत सारी चीजें गैर कानूनी, गैर अखलाकी, गैर इस्लामी। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं इस्लामिक स्कॉलर हूँ, तो उनको शायद ये पता नहीं कि इस्लाम में अमाल का बहुत इम्पोर्टेंस है। इस आदमी का अमाल कितनी हो, किरदार कितनी हो, और वो फिर भी अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर कहता हो, तो बहुत मैं समझता हूँ बहुत शामिल हुआ। दूसरी बात, जहाँ तक रजिस्ट्रेशन का बात है, ये दो राय नहीं है कि सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड बॉडी के मुशावरत के ऑफिस में है, पहली बात। दूसरी बात कि रजिस्ट्रार के यहाँ भी आज के डेट में रजिस्ट्रार के यहाँ भी जो लिस्ट है वो प्रेजेंट हम लोग के मुशावरत की लिस्ट अप्रूव्ड है, वो मेरे पास कॉपी है ओरिजिनल जो हमारी सीवी की है। लेकिन उसके बावजूद भी आप कहिए कि हम रजिस्टर्ड हैं, अगर उसके बाद भी आप कहिए कि साहब जो है हम हमारा ये हिस्ट्री है। आप एक तरफ तो मैंने देखा वो कई 16 तारीख को उन्होंने कोई निकाला है, उसमें लिखा है कि मुशावरत का जो है हिस्ट्री। अरे अगर रजिस्टर्ड कहते हैं तो आपकी हिस्ट्री 2013 से है, 3 से है, तो 3 से लेकर के अब तक की हिस्ट्री क्या है आपकी, जो मुशावरत की हिस्ट्री आप बताने चले। तो ये एक तरह से फर्जीवाड़ा है, ये लोगों को गुमराह करने का। और देखिए ये लोग जो कहते हैं कि साहब हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं और मुस्लिम जो है तंजीमों की और एकता की बात कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं दिस इज ओनली ए सेल्फिश मोटिव, सेल्फिश गोल फॉर सेल्फ। एक आदमी कोई जरूरी है कि ताजिंदगी तो जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, ताजिंदगी तो हिंदुस्तान का कोई आदमी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट नहीं रह सकता है। आप ताजिंदगी में तो हम जब तक रहेंगे तो हम फर्जीवाड़ा भी करना पड़े तो करते रहेंगे, लेकिन हम सदर ही कराएंगे मुशावरत के, चाहे इलेक्शन करते रहो आप। अगर ऐसी बात है तो उस आदमी को मैं समझता हूं कि जितने लोग पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं उनको समझना चाहिए, ऐसे लोगों को बाइकआउट करना चाहिए और ऐसे लोगों को उनको जो है एक्सपोज करना चाहिए कि ये लोग क्या हैं। और दूसरा, मुझे देखिए, हालांकि इट्स बेसिकली वेरी मैं बहुत रिलेक्टेड होकर करके मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है इस चीज को भी। ये टोटल कास्ट बायसनेस है, दिस इज टोटली अ कास्ट बायसनेस। व्हाट ही इज डूइंग एंड दोज हु आर विद हिम आर ओनली बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ये मैं तब मालूम हुआ, मैं आपको मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जब वो मीटिंग करने जा रहे थे, मैं अदीब साहब से मिलने जा रहा था और अदीब साहब को कहा कि साहब, अदीब साहब आप इतने समझदार आदमी हैं, आपको मैं इसलिए मिलने आया हूँ प्रेस क्लब में, खास तौर से मिलने गया। जब उनको ऑफिस में नहीं, प्रेस क्लब में गया। आप समझदार आदमी हैं, आप मुस्लिम मसाइल पे सोचते हैं, गंभीरता सोचते हैं, मैं आपकी बातों से इंप्रेस हूँ, इसलिए मैं आपसे बात करना है। ये देखिए जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, आप इसमें सपोर्ट या आपका ताउन नहीं होना चाहिए। जानते उन्होंने क्या कहा? फिरोज साहब, आपका तो इलेक्शन जो है ना वो कास्ट लिस्ट पे हुआ है। क्या सैयद साहबुद्दीन का भी इसी लिस्ट पे हुआ था, तो वो भी कास्ट लिस्ट पे हुआ था। इनका जो हुआ था, जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे तो वो भी कास्ट लिस्ट था। अरे वही लिस्ट था, उसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं हुआ। सारे के सारे लिस्ट में 2-4 होंगे, नए आ गए होंगे। तो आप में इतना कास्ट लिस्ट भरा हुआ है कि अजीब जैसा आदमी, जो लोग कहते हैं कि साहब ये मुसलमानों का भला करेंगे, मुस्लिम ओबीसी के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। 85% पॉपुलेशन मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं आपको क्या, आप मुसलमानों की बात करेंगे? ऐसे लोगों को हम लोग एक्सपोज करेंगे। मैं एक दिन आएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं
कि जिस दिन मैं आज चूंकि मुशावरत का प्रेसिडेंट हूँ, मैं नहीं चाहता कि क्या नाम है हम लिटिगेशन में मुशावरत का पैसा खर्च हो, मुशावरत का क्या नाम है सारी चीजें हो। मैं खुद भी नहीं चाहता हूँ कि एज ए प्रेसिडेंट मैं कोई पर्सनली कोई इसका इशू बनाऊं, लेकिन जिस दिन मैं मुशावरत का सदर नहीं रहूंगा, मैं एक व्हाइट पेपर लाऊंगा जिसमें सब लोगों को एक्सपोज करूंगा जो मुसलमानों के आज अपने आप को हिंदू बोलते हैं। दे आर एब्सोल्युटली फ्रॉड पीपल। और दूसरी चीज, अगर ये बात नहीं आए, क्योंकि मैं खुद लॉयर हूं, मैं जानता हूं जब बॉडी रजिस्टर्ड हमारे पास है, रजिस्ट्रेशन हमारे पास है, रजिस्ट्रार ने हमारे लिस्ट अप्रूव्ड है, उसके बाद भी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं तो मैं सिविल और क्रिमिनल दोनों केस में खिलाफ और वह एक्शन लूंगा। और वो जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ भी डैमेजेस सूट फाइल करूंगा। इसलिए ये चीज नहीं है। फिरोज साहब, आप कास्ट बैचलेस की बात कर रहे हैं, बीजेपी पे भी यही आरोप लग रहा है कि मुसलमानों में कास्टिज्म फैला रही है, आप भी वही काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, जो मंच पे चारों लोग बैठे हैं, मेरी जहां तक जानकारी है चारों ही ओबीसी क्लास से आते हैं, तो यहाँ पे बाकी लोगों की रिप्रेजेंटेशन ही जीरो है। आप जो कह रहे हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं, आप कमेटी की बात कीजिए, आप कमेटी की बात कीजिए। अगर आप अदीब साहब की तरफ से बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप उनके एक्सपोज पर देना कोई बात नहीं है। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है, बारिश की वजह से हमारे आप ऑफिस बेयरर्स का लिस्ट देखिए ना, और टोटल लिस्ट देखिए ऑफिस बेयरर्स का और इलेक्शन के एग्जीक्यूटिव बॉडी का लिस्ट देखिए, एक मिनट, वो देखिए आप। ओबीसी के सिर्फ 3 लोग हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी। नहीं स्टार्ट हुआ है, स्टार्टेड भी। अभी जो ये तो देखिए, ये तो बीजेपी का एजेंडा है मुसलमानों को अपर कास्ट ओबीसी अशराफ और जाल में बांटना। अगर मुशावरत जैसी ऑर्गेनाइजेशन भी इस एजेंडा पर बातचीत करेगी तो इसका मतलब आप बीजेपी आरएसएस के एजेंडा को मुसलमानों में नहीं चाहते थे, लेकिन अभी जो जिन्होंने कहा हमें अभी सुनिए, हम आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए नहीं आए कि आप किस कार्ड से आते हैं, लेकिन अगर कास्ट की बातचीत करेंगे। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता। मैंने कहा कि शुरू में कि मैं रिलेक्टेड हूँ, लेकिन जब अदीब साहब का ये लैंग्वेज है, जब आपको जब कोई खान साहब का लैंग्वेज है, तो ऐसी बात में हम लोग की बातचीत ऐसे लोगों से विरोध करेंगे। और वो पर्सनल गुफ्तगू की बातचीत पर्सनल बात है, वो पर्सनल है। वो आपने सर क्या सर कहा, वो लॉकर रूम डिस्कशन है। अदीब साहब कुरान शरीफ में, वो लॉकर रूम डिस्कशन है। अदीब साहब कुरान शरीफ में, बुखारी शरीफ में, उनकी बात अथॉरिटी होगी। आप अभी उनके स्पोक्सपर्सन बने हुए हैं। मैं क्यों करूं तारीफ का फेसबुक सर शैली सुनिए, एक बार और है जो हमारे शब्द साहब हैं, कभी आपने मेरे आपसे बहुत पुरानी बात जी, कभी आपने मेरे मुंह से इस तरह की गुफ्तगू नहीं सुनी, लेकिन जब तकलीफ होती है तो आपको मैं बताऊं, क्योंकि ये बात वहां से आई है, ये बात यहाँ शुरू नहीं हुई, ये बात यहाँ शुरू नहीं हुई, लेकिन ये कि किसी चीज पे सर एक मिनट बैठ जाइए, मैं आपकी बात जवाब दूंगा। जब कोई भी सूरत हाल बनती है, कोई भी बड़ा हादसा होता है, कोई भी मुस्बत एक राह निकलती है, तो उसके पीछे क्या आमिल हैं उस पर गुफ्तगू होती है। अगर आप तारीख का मुताला करने वाले लोग हैं, सब संसार लोग, तो आपने स्कूल और कॉलेजों की तालीम में हिस्ट्री जब पढ़ाई जाती है तो कॉजेज ऑफ डाउनफॉल ऑफ मराठा एम्पायर, कॉजेज ऑफ राइज ऑफ मुगल एम्पायर, ये सब कॉजेज की बात होती है। और कॉजेज में अवामिल सब शामिल होते हैं, सब पे गुफ्तगू होती है कि यहाँ कमजोरी थी, वहां कमजोरी थी, फला ने साथ दे दिया, फला ने साथ दे दिया, फला उससे मिल गया, फला ने बगावत करी, यूं हुआ, ऐसा हुआ, सब होता है ना। आप जो ये बात कह रहे हैं, जो दर्द आपके दिल में है, मैं उस दर्द का मैं आपके साथ हूं, लेकिन मैं आप आज पहली बार बता रहा हूं, क्योंकि ये सब बताने की बात नहीं थी, क्योंकि ये गुफ्तगू उधर से शुरू हुई, ये इधर शुरू नहीं हुई, इसमें हमारे एजेंडे में भी शामिल नहीं था, प्रेस रिलीज में भी शामिल नहीं था, दावतनामे में शामिल नहीं थी। बाटा तो आप सुनिए ना, आया तो अभी अरे सुनिए ना, सुनता लीजिए। नहीं, आप कह रहे हैं आप शुरू हुई, तो हम कह रहे हैं सुनिए ना, बाटा तो आपने सुनिए, आप सुनिए पूरी बात। आप एजेंडे पे बात करने आए तो कोई मसला नहीं है। ये तो सर एक तारीखी डॉक्यूमेंट पेश किया है यहाँ पे, ये तारीखी डॉक्यूमेंट है, ये क्या मुशावरत हमने तारीखी डॉक्यूमेंट को पेश करने का हक नहीं रखती? सवाल नहीं हो सकता। सवाल हुआ है तो अब आपने सवाल किया है तो उसको जवाब भी होगा, मिलेगा उसका जवाब। ये कोई अनोखी चीज नहीं है, ये जो सफरुल इस्लाम ने छापा था उसका हिस्सा है। बिल्कुल।
इंजमाम का इंस्टीट्यूशन का हिस्सा है तो इंस्टीट्यूशन का हिस्सा है। इसको अगर आप वाकिफ नहीं है और आप जर्नलिज्म करते हैं किसी खास मकसद से, तो आप इसको आप इसकी नॉलेज में नहीं ना, आपको बड़ा रहेगा नॉलेज में आए। मसला ये यहाँ पे, आज मैं आपसे कह रहा हूं कि जब मैं सदर बना तो मेरे बन रहा था, इलेक्शन हो रहा था, तो मेरे खिलाफ एक कैंपेन किया गया कि क्या मुसलमानों के ऊपर, मुसलमानों की तंजीम के ऊपर एक लुहार बैठेगा। ये आज कह रहा हूं मैं ये बात किया, अलमिया है। और नाम कह सकता हूं, नाम बता सकता हूं मैं आपको कि लोगों ने किया था ये। और जब मैं सदर बन गया था तो सदर बनने के बाद एक डेलीगेशन इसी गिरोह के सरबराह ने मौलाना सालिम कासमी साहब ने मुझे बताया। जब मैं मौलाना सालिम साहब कासमी साहब के पास पहुंचा, मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी उस गुफ्तगू में शामिल थे और उनके मौलाना आसिम साहब शामिल थे। मौलाना आसिम ने कहा मौलाना सालिम के सामने कि जब नवेद साहब सदर बन गए तो वहां से डेलीगेशन आया और ये कहा कि अब मुशावरत पर हमारा सब खत्म हो गया है कंट्रोल, इसको रिवाइव कर लीजिए रजिस्टर्ड मुशावरत को। तो मौलाना सालिम साहब जैसे मुक़्तदर आदमी वो समझ गए, ये 2016-15 की बात, 16 की बात है। उन्होंने कहा कि नहीं, वो डेमोक्रेटिकली जमहूरी अंदाज में सदर बने हैं, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि ये हरकत हो। मैंने इंतजाम कर दिया है, आप ये चाहें कि मैं दोबारा सदर बन जाऊं, मैं नहीं। मौलाना सालिम साहब ने तो मेरे खिलाफ वोट दिया था ना, लेकिन मौलाना सालिम साहब मिल्लत के आदमी थे। मौलाना सालिम साहब ने ये बात कही थी। मैं समझता हूं कि इस ताल्लुक से अब गुफ्तगू खत्म होनी चाहिए। कोई अगर इस पर, इस और चीजों पर, मैं समझता था कि आप इन बातों पर ज्यादा गुफ्तगू करेंगे बजाय इसके कि ये खामखा। आप अपने सवाल कीजिए। सर मेरे 3 हैं क्वेश्चंस हैं और आपकी एक्सप्रेस रिलीज से हैं। मेरा पहला ये है कि आपने बोला है कि देयर इज अ रैम्पेंट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मुस्लिम अक्रॉस द कंट्री इन द नेम ऑफ बेंगालीज एंड ऑल। तो उसमें ये है कि क्या कोई लीगल ऑप्शन मुस्लिम मजलिस मुशावरत करेगी ये जो रिलीज हो रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे एरियाज में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ने मुस्लिम्स वगैरह के पर्टिकुलर लोकेलिटीज में जाके तो उनके आईडीज वगैरह चेक करने की। दूसरा मेरा ये है क्वेश्चन के पैलेस्टाइन वाले इशू पे आपका बोलना यह है कि ये अदूरदर्शी निर्णय नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि जो भारत सरकार की विदेश नीति है वो जो हमारी एक परंपरागत विदेश नीति रही है भारत की, तो वो फलस्तीन के मामले पे किसी भटकाव की है, या उस पे भारत सरकार के लिए आपका मंतव्य क्या है, क्या आप बोलना चाहते हैं? और तीसरा और आखिरी ये है कि आज इस संस्था का ऑल इंडिया मुस्लिम का स्थापना दिवस है, कोई मेजर अचीवमेंट्स अब तक का कोई उपलब्धि जो आप बताना चाहें, जो चीज इसमें मिसिंग है? तो ये मेरे 3 इस पे बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much for particularly asking about the issues raised in the press release. अंग्रेजी में चूंकि आपने उसका कोट किया तो इसलिए मैं उसका अंग्रेजी में जवाब देने की कोशिश की। अगर चाहे तो अंग्रेजी में दे सकता हूँ, चाहे तो बिल्कुल हिंदी उर्दू किसी भी तरह जो के साथ ज्यादा लोग यहाँ पे उर्दू बोलने वाले हैं तो इसलिए मैं उर्दू। अशरफ खतमोरी बैठे। आपका सवाल और हो रहा है। देखिए, मुशावरत ने अपनी एक लीगल टीम बनाई है, जैसे हमारे फिरोज अहमद साहब ने कहा। उस लीगल टीम के सरबराह कन्वीनर जो है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एजाज मकबूल साहब। वक्तन फवक्तन जो भी इशूज आते हैं उस पर मुशावरत की लीगल टीम बैठकर गुफ्तगू करती है। हमसे सबसे बड़ी कोताही ये हो रही है कि जो काम हम करते हैं, ये बात मैंने अपने जमाने में नहीं कही, अपने मुझसे भी कोताही कि 1966 के बाद पहली बार जमीयत-उल-उलमा के जिम्मेदारान यहाँ पर मुशावरत की मीटिंगों में शिरकत करने लगे। मैंने उसका कोई पब्लिसिटी नहीं किया। हजरत मौलाना अशरफ मंदी साहब, मौलाना महमूद मंदी साहब, मुशावरत के दरवाजे बंद थे अहले सुन्नत वल जमात के लिए, हमने उसके दरवाजे खोले। मौलाना अहमद रजा के घराने के मौलाना तफरीर रजा खां साहब वो मुशावरत में तशरीफ लाने लगे, उसके रुकन बने। हमने उसकी पब्लिसिटी नहीं की, क्योंकि मुशावरत
हमसे जो चूक हुई है, हम पब्लिसिटी में ज्यादा बिलीव नहीं करते थे। मेरा अपना मिजाज है मेरा। मुशावरत की लीगल टीम बहुत सारे काम कर रही है, जिसको कबल अज़ब बताना जो है वो शायद ठीक नहीं होगा, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन जैसा हमने बताया कि 2 पॉइंट हमने काम किए थे लीगल टीम में, ये किसी को लिखा था और सुप्रीम कोर्ट गए थे। आप शायद इस बात से वाकिफ होंगे, तो ये तो नहीं कह रहा कि आप सब नावाकिफ हैं, कि मुशावरत की 60 साल की हिस्ट्री में सिर्फ मुशावरत का मैंडेट क्या है? मुशावरत का मैंडेट अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखें आपके पास, इसमें भी शायद इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें भी शायद कॉन्स्टिट्यूशन है। मुशावरत का मैंडेट है कि मुसलमानों के ताल्लुक से अगर कोई डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी सरकार बनाती है तो उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुशावरत जाएगी। मुशावरत जाएगी। तो क्या इस जवाब दे रहा हूँ मैं सर, आप तसल्ली हो जाएगी आपको। गिव मी 30 सेकंड्स। ये जो मौजूदा गुमराह ग्रोह के जो सदर हैं, वो मुशावरत के कई टर्म तक सदर रहे, जो ऑफिशियल मुशावरत है। मुसलमान बच्चों के ऊपर मुकदमे हुए, उनको IM इंडियन मुजाहिदीन का एजेंट बता के उनको पकड़ा गया। कभी किसी कोर्ट में गए? पहली बार मैं सदर बनने के बाद मुशावरत को सुप्रीम कोर्ट लेकर गया CA के ताल्लुक से, और दूसरी बात हमारे फिरोज अहमद साहब मुशावरत को सरकार के खिलाफ कोर्ट गए वक्त कानून के ताल्लुक से। जब हमने वो काम पूरा कर दिया तो प्रेस रिलीज करी, क्या तैयारी हो रही है, क्या कुछ हो रहा है, हमने कभी उस पर जो है वो नहीं किया। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो खत किताबत से भी हल हो जाती हैं, तो मुशावरत की लीगल टीम उस पर गौर कर रही है कि कहाँ क्या किया जाए, क्योंकि ये पूरे मुल्क का मसला है। महाराष्ट्र में जैसे मैंने आपको बताया, उत्तराखंड में, आज अब तो कश्मीर में भी होने लगा है। कश्मीर में भी रोहिंग्या के लोगों को पकड़ा जा रहा है, जबकि वो हिंदुस्तानी है। दिल्ली में ये हो रहा है। तो इसको क्या मुख्तलिफ हाई कोर्ट में जाना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, इस पर मुशावरत की लीगल टीम जो है वो इस पर इंटरनल जो है इस पर जैसे ना सर्वे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उस पर बात करें। दूसरा सवाल आपका था कि मुशावरती ने क्या अचीवमेंट किया। 2 काम तो मैंने बता दिए। 2003 के बाद जो दावा कर रहे हैं कि मुशावरत की तारीख हम बताएंगे, तो उनकी तारीख 2003 से शुरू होती है रजिस्टर मुशावरत की। तो क्या बताएंगे वो? ये बताएंगे कि मुशावरत को तस्लीम करने के बाद रजिस्ट्रेशन बना था। ये बताएंगे कि मुशावरत को रजिस्ट्रेशन पे कब्जा करने के बाद जो है हम जो है वो ये कन्वेंशन कर रहे हैं। ये बताएंगे। ये कुल सहन की बात है। मुशावरत के रेजोल्यूशन से मैंने कहा रेजोल्यूशन है, पर्सनल बोर्ड इस बात को मानता है कि पर्सनल बोर्ड का कयाम हुआ था। मुशावरत रेजोल्यूशन से इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का कयाम हुआ था। मुशावरत रेजोल्यूशन से बाबरी मस्जिद कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी, जिसको सफरुल इस्लाम ने अपने मार्च 2015 के उसमें कहा, मिलिट्री गजट में कहा कि बाबरी मस्जिद कोऑर्डिनेशन कमेटी बना के शहाबुद्दीन ने मुसलमानों को बर्बाद कर। उसका मतलब ये था पूरा, मेरे पास है वो इशू है मेरे पास कि क्या क्या। आखिरी बात मैं बस मैं कहता हूँ, हमारे कांगा अशरफ बस्ती साहब, हाँ फलस्तीन पे विदेश नीति, हाँ विदेश नीति के ताल्लुक से मुशावरत हमेशा ये कहती रही है, आज से नहीं कह रही है। ये डिवीजन शुरू हुआ है नरसिम्हा राव के जमाने से, और उसको इस्तेकाम और तक़वियत जो दी है और मोटा उसका जो मुजाहरा किया है वो किया है 2014 के बाद। हमेशा मुशावरत करती रही है भारत सरकार से कोई, हाँ वही बता रहे हैं, हमेशा मुशावरत ही करती रही है कि एक होता है नेशनल इंटरेस्ट में। आप अगर हथियार खरीदना चाहते हैं, हालांकि हथियार जो हथियार आप अपनी इसराइल से दे रहे हैं वो जगह पूरी दुनिया में कई ममालिक बता रहे हैं, लेकिन जो कि आपकी पूरी पॉलिसी जो है इसराइल के ताल्लुक से वो
हेट्रेड टुवर्ड्स मुस्लिम की बुनियाद पर। आपकी पॉलिसी हेट्रेड टुवर्ड्स अरब इंटरेस्ट की बुनियाद पर है। आपकी पॉलिसी जो कि वो अरब मुसलमान है, आपकी पॉलिसी हेट्रेड टुवर्ड्स फिलिस्तीन भी मुस्लिम के ताल्लुक से। इसलिए कितनी बेइज्जती हो रही है, ट्रंप कितनी बेइज्जती कर रहा है। ये फिलिस्तीन का मसला नहीं है, श्रीलंका आपके खिलाफ खड़ा है, नेपाल आपके खिलाफ खड़ा है, भूटान एक रह गया है छोटा सा मुल्क जिसकी विदेश नीति आप तय करते हैं, वो भी असर करता रहता है। बांग्लादेश को आपने अपना दुश्मन बना लिया है। नवेद साहब, आप ट्रम्प के साथ हैं इस वक्त या मोदी के साथ हैं? हम मुल्क के साथ, दोनों मुल्क का बर्बाद कर रहे हैं।